कहते हैं जब औरत जानबूझकर किसी गलत रास्ते पर चलती है तो उसे रोक पाना किसी की बस की बात नहीं होती है। लेकिन जो व्यक्ति उस औरत को रोकने की कोशिश करता है वह खुद भी तबाह हो जाता है। आज की घटना में सेम ऐसा ही कुछ हो गया, जिस वजह से ना सिर्फ एक औरत इस दुनिया को छोड़ के चली जाती है बल्कि कई लोगों की ज़िंदगियां भी बर्बाद कर जाती है। आज की घटना में क्या था, आज की घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस टेढ़ीवाज चैनल पे मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले हम आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्योंकि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप एक बार चैनल पे जाकर हमारे वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिए और एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। क्योंकि यह वीडियो जो होता है आज का बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज की यह घटना है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश का ज़िला लगता है कानपुर ज़िला, और उसी का काकादेव कस्बा लगता है। मैं बात कर रहा हूँ 26 फरवरी शाम का वही 5 बजे का आसपास टाइम होता है। तो उसी बीच काकादेव के थाना प्रभारी अपने ही थाने में बैठे होते हैं, कुछ पुरानी फाइलें पलट रहे होते हैं। तभी उन्हीं के सामने एक व्यक्ति पहुंचता, काफ़ी हाँफ डाँप रहा होता है। थाना प्रभारी उस व्यक्ति से उसका नाम पूछ लेते हैं। वह व्यक्ति कहने लग जाता कि साहब, हमारा नाम है अमित राजपूत, तो हम इसी मतियापुर के रहने वाले हैं। हमारे ही कमरे में एक महिला की हत्या हो गई है। उसके पति राजू कुमार ने हमें खुद जानकारी दी है। अब पुलिस जैसे इधर अमित राजपूत की बात सुनने के बाद उसको साथ लेती और तुरंत ही उसके बताए हुए ठिकाने पर पहुंच जाती है। घटना पर पहुंचते देखती वहां पर काफ़ी ज़्यादा जमावड़ा लग चुका होता है। पुलिस उस जमावड़े को हटाती है, लेकिन जैसे ही दरवाजे के पास पहुंचती है तो पहुंचने के बाद देखती है दरवाजे पर नया ताला लटका हुआ है। थाना प्रभारी कुछ कांस्टेबल को इशारा कर देते हैं। कांस्टेबल जो होते हैं उसी समय ऊपर एक जंगला होता है, जंगले से झाँकना शुरू कर देते हैं। तो अंदर का नज़ारा देखकर उनकी आंखें उसी समय फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि अंदर एक महिला की डेड बॉडी पड़ी होती है, जो ज़मीन पर एकदम अर्धनग्न अवस्था में होती है। यह बात थाना प्रभारी को पता चलता। थाना प्रभारी सिपाही को इशारा कराकर उस ताले को तोड़वा देते हैं। अंदर जाते देखते एक सही में एक महिला की डेड बॉडी ज़मीन पर लहूलुहान अवस्था में होती है। उसके गले पर एक किसी तेजधार हथियार का वार होता है, लेकिन गले में खुद उसी का दुपट्टा लिपटा हुआ होता है। पुलिस समझ जाती है कि जरूर इस महिला का इसी दुपट्टे से यूज करके हत्या की गई है। और पुलिस वहां पर खड़े अमित राजपूत से पूछताछ शुरू कर देती है। आखिर तुम्हें पता कैसे कि इसके पति राजू कुमार ने ही इसकी हत्या की है? अमित राजपूत पुलिस के सामने कहने लग जाता कि साहब, इस महिला का एक और पति है, निर्मल श्रीवास्तव, जो असल में इसी मकान में रहता है। निर्मल श्रीवास्तव जो राजू कुमार का ही गहरा दोस्त है। निर्मल श्रीवास्तव ने ही हमें फ़ोन करके सारी जानकारी दी है। अब पुलिस जैसे ही अमित राजपूत की बात सुनने के बाद सबसे पहले निर्मल श्रीवास्तव को अपने कस्टडी में लेने के लिए चली जाती है। पता लगता है निर्मल श्रीवास्तव तो वहीं कुछ दूर पर एक कमरा होता है, वहीं पर कुछ लोगों के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा होता है। पुलिस तुरंत ही उसको कस्टडी में लेती है। लेने के बाद उसको वहीं घटनास्थल पर ले आती है, उससे पूछताछ शुरू कर देती है। पूछताछ शुरू करने के बाद पुलिस की टीम होती है इधर, पता चलता है इस महिला का नाम है आरती, जिसकी उम्र वही 32 साल के आसपास है। पुलिस उस महिला के बारे में जानकारी हासिल करने के बाद सबसे पहले उसके बॉडी को उठाकर अपने नज़दीकी सरकारी अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। इधर जो होता है निर्मल, अब जो होता है उसी के तहरीर पर आरोपियों के बारे में पूछताछ शुरू कर दी जाती है। जब पूछताछ शुरू कर दी जाती है तो निर्मल कहने लग जाता कि साहब, यह हमारी पत्नी है और इसका एक और पति है राजू कुमार जो होता है उत्तर प्रदेश का ही एक गोंडा ज़िला पड़ता है, उसी के पास कटरी बाज़ार पड़ता है, वहीं का रहने वाला होता है राजू कुमार, जो उसी ने हमें फ़ोन करके इस हत्या के बारे में सारी जानकारी दी है। उसी ने अपने मुंह से पूरा गुनाह कबूल कर लिया है। अब पुलिस जैसे निर्मल की बात सुनते हैं, लेकिन उसके बाद पर विश्वास नहीं करती है। लेकिन उसी के तहरीर पर इधर जो होता है राजू कुमार के ऊपर हत्या का मुकदमा पुलिस दर्ज कर लेती है और तुरंत ही राजू की तलाशी शुरू कर देती है। ऐसे तलाशी करते करते लगभग एक हफ्ते का वक्त बीत जाता है, लेकिन राजू का कहीं अता पता नहीं चलता है। पुलिस काफ़ी अचंभे में रह जाती कि आखिर राजू कहाँ चला गया।
तभी खबरी जो होते हैं काफ़ी कड़ी मेहनत करते हैं। उन्हीं खबरियों के द्वारा पता चलता है समय राजू जो होता है कटरी बाज़ार में एक दुकान पे खड़ा हुआ है। और जैसी खबरी के द्वारा वहाँ के इंस्पेक्टर को खबर लगता है, इंस्पेक्टर जाते हैं उसी कटरी बाज़ार में छापा मार देते हैं। पता लगता है कि वहाँ पर टेम्पो पकड़ने के लिए राजू कुमार झोला लेकर खड़ा हुआ है। पुलिस तुरंत ही उसको हिरासत में लेती है और थाने ले आती है। उससे पूछताछ शुरू कर देती है। जब पूछताछ शुरू कर देती है तो राजू कुमार पुलिस के सामने बिना किसी दबाव के अपनी पत्नी आरती की हत्या का जुर्म कबूल कर लेता है। लेकिन पुलिस के सामने जो सच्चाई रखता है, इससे सुनने के बाद लोगों का कलेजा हिल सा जाता है। असल में उत्तर प्रदेश का ज़िला पड़ता है हरदोई और वहीं के रहने वाले होते हैं जयशंकर, जिनके टोटल 4 बच्चे होते हैं। 3 बेटियां होती हैं और 1 बेटा होता है। सबसे बड़ी जो बेटी होती है वह होती है आरती। आरती जो होती है घर में काफ़ी बड़ी होती है, इसलिए उसके जो पिता होते हैं जयशंकर उसका काफ़ी इज्जत करते थे। इसलिए अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए अपने घर की जिम्मेदारी की सह कर अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए कुछ भी करने के लिए भी तैयार रहते हैं। लेकिन आरती अपने ही स्कूल में जाती है जो गांव के पास होती है, उसी में जाकर कैसे ना तैसे कर 8वीं तक पढ़ाई पूरी कर लेती है। लेकिन उसके पिता की बस की बात नहीं होती है कि अपनी बेटी की आगे की पढ़ाई करवा सकें। अब इसीलिए आरती जो होती है अपनी माँ के साथ अपने घर के रिश्ते में उलझ सी जाती है। लेकिन ज़िंदगी इधर जयशंकर के घर परिवार वालों का कैसे न तैसे चलना शुरू हो जाता। लेकिन आरती जैसे अपने शादी की दहलीज पर पहुंचती है, उसी समय जयशंकर भी सोचने लग जाते हैं अपनी बेटी की शादी करना काफ़ी अनिवार्य है, क्योंकि अगर कहीं पैर थिरक गए तो हमारी काफ़ी बदनामी होगी। जयशंकर इसीलिए अपनी बेटी आरती के लिए शादी का रिश्ता देखना शुरू कर देते हैं। तभी जयशंकर के कुछ खास रिश्तेदार होते हैं, उन्हीं के द्वारा पता चलता है कि इसी उत्तर प्रदेश के ही गोंडा ज़िला पड़ता है, उसी का रसूल गांव पड़ता है। वहीं के रहने वाले होते हैं अजय। अजय जो होता है एक मौके पर ड्राइवर होता है, लेकिन उसी का एक छोटा भाई होता है रमेश। रमेश जो होता है मौके पर राजमिस्त्री का काम करता था और राजमिस्त्री का काम करने के लिए लखनऊ ज़्यादातर आता जाता रहता था। उसका काम वहीं पर ज़्यादा होता था। कि इधर जैसे ही जयशंकर को पता चलता है रमेश के बारे में सारी जानकारी मिल जाती है, तो रमेश के बारे में तुरंत ही तलाशी करने के बाद जयशंकर अपनी बेटी का हाथ जो होता है इधर जाकर आरती का रमेश के हाथ में दे देते हैं। रमेश बड़े ही आरती से 5 साल बड़ा होता है, लेकिन तब भी आरती अपनी शादी के लिए तैयार हो जाती है। आरती इधर अपने ससुराल पहुंच जाती है। पहुंचने के बाद होती है अपने पति रमेश के साथ अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब उसको कुछ दिन बाद पता चलता है कि अब तो हमारे सपने होते पूरे के पूरे धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि हमारे मुताबिक हमारा पति हमारे सामने नहीं चल पाता। लेकिन आरती कैसे ना तैसे कर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर देती है। कुछ वर्ष तो गुजर जाते हैं, लेकिन इसी बीच आरती का जो पति होता है रमेश अपनी पत्नी को साथ लेने के बाद लखनऊ चला जाता है और वहीं पर एक कमरा किराए पर लेता है। वहीं पर राजमिस्त्री का काम शुरू कर देता है। करने भी लग जाता, वक्त अच्छे से गुजरने लग जाता है। लेकिन इसी बीच आरती और रमेश के बीच टोटल 2 बच्चे भी होते हैं। दोनों को दोनों बेटे हो जाते हैं। आरती उन्हीं दोनों बेटों की जिम्मेदारी अपने घर में रहकर अच्छी तरह से निभाना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर रमेश जो होता है जब भी शाम को लौटने के बाद काफ़ी थका हारा होता है और आकर अपने घर में आराम से सो जाता है, जिसकी वजह से आरती का जो शारीरिक सुख होता है उससे वंचित हो जाता है और इसी वजह से आरती के अंदर चिड़चिड़ापन हो जाता है। और इसी को लेकर आरती अपने पति से झगड़े तकरार शुरू कर देती है और झगड़े तकरार में इतना परेशान हो जाता रमेश कि वह जाकर ठेके पर बैठ जाता, वहीं शराब पी कर आता और अपने घर में जब आता तो उसकी जो पत्नी होती है आरती इधर रमेश को मना कर देती है। रमेश काफ़ी गुस्से में जाता, आने के बाद अपनी पत्नी आरती की पिटाई कर देता और इसी पिटाई के वजह के घर के जो पारिवारिक जो जिम्मेदारी होता है पूरी तरह से बिखर सा जाता है। इधर दोनों बच्चों को अपनी भविष्य की चिंता ना रहते हुए इधर माता पिता दोनों अपने आपस में झगड़ना रगड़ना शुरू कर देते हैं। अपनी ज़िंदगी से इधर दोनों तबाह भी हो जाते हैं। लेकिन रमेश के ही कंपनी में काम करने वाला होता है एक राजू कुमार जो होता है रमेश का काफ़ी गहरा दोस्त होता है। राजू जो होता है इधर रमेश के साथ बैठकर वह भी आए दिन पैक लगाना शुरू कर देता है। लेकिन इतना पैक लगाता कि उसका जो खर्चा आता था वह खर्चा ज़्यादा से ज़्यादा राजू झेलता था। लेकिन इसी बीच रमेश जो होता है राजू से काफ़ी खुश हो जाता है। तभी उसको एक दिन अपने घर पार्टी के लिए न्योता दे देता है। इस बात की खबर इधर राजू को लगता है। राजू जो होता है तुरंत ही रमेश के घर जाने के लिए तैयार हो जाता है और शाम के टाइम उसके घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उसके घर में बैठकर आराम से टाइम स्पेंड करता है। लेकिन उसी के सामने जैसे ही आरती पहुंचती है तो उसकी खूबसूरती जैसे इधर राजू कुमार देखने के बाद उसकी आंखें चौंधिया से जाती हैं। इधर आरती भी जैसे राजू को देखती है, देखने के बाद एक ही बार में
वह भी फिदा हो जाती है। दोनों एक दूसरे को एक ही बार में दिल देना शुरू कर देते हैं। दोनों के पास एक दूसरे का मोबाइल नंबर आ जाता है, लेकिन जब भी मौका मिलता दोनों मोबाइल के नंबर के थ्रू जो होता है बातें करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इधर राजू कुमार देखता जैसे ही रमेश अपने घर से निकला, तुरंत राजू कुमार मौके की तलाश में बैठा रहता, आरती के घर में घुस जाता और उससे बातें करना शुरू कर देता। लेकिन आरती के जो ख्वाहिशें होते हैं, जो ज़रूरतें होते हैं, जो पैसे की कमी होता है, उसको राजू पूरा किया करता था। आधे से ज़्यादा पैसे आरती को दिया करता था, जिसकी वजह से आरती इधर राजू के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मेहरबान होती चली जाती है। इसी मेहरबानी की वजह से अब जो होता है आरती राजू के लिए पूरा तन सौंपने के लिए तैयार हो जाती है। और इसी बीच दोनों के बीच एक दिन संबंध बन जाते हैं और संबंध का जो सिलसिला तो बेधड़क राजू और साथ में आरती के बीच चलना शुरू हो जाता है। वक्त गुजरने लग जाता है और इसी बीच एक दिन दोपहर का टाइम होता है। रमेश मौके पर अपने काम से छुट्टी लेकर चला आता है। दरवाज़ा खुला होता है, लेकिन दरवाजे के अंदर जैसे ही दाखिल होता है तो देखता उसकी जो पत्नी होती आरती और साथ में उसका जो अपना दोस्त होता है राजू कुमार, दोनों बेड पर एक ही अवस्था में पड़े होते हैं। यह नज़ारा देखकर सन्नाटा रह जाता है। उधर राजू तुरंत ही फरार हो जाता, अपनी पत्नी को पाता है, वहीं पर पिटाई कर देता है। पिटाई करने के बाद वहाँ से ठीक खबर पहुँच जाता और रमेश जाकर पैक लगाता, दोबारा अपने घर आता, फिर तुरंत ही राजू कुमार का नाम लेकर दोबारा अपनी पत्नी की पिटाई कर देता है। उधर जो होता है दोनों लगभग 4 दिन से मिलजुल नहीं पा रहे थे, जिसकी वजह से मिलने के लिए काफ़ी दोनों बेकरार उठते हैं। लेकिन जैसे 5 दिन का वक्त गुजरता है तो इसी बीच आरती कैसे न तैसे मौका निकाल कर जैसे देखते उसका जो पति होता है रमेश उस समय ड्यूटी पर चला गया है, तुरंत ही राजू को फ़ोन कर देते, अपने घर में दोबारा वही रिश्ता रखना शुरू कर देते। दोबारा रिश्ता शुरू हो जाता है और जैसे चलने लगता इसी बीच एक दिन जाकर दोबारा रमेश को खबर लग जाती है। जब रमेश को खबर लग जाती है रमेश तुरंत ही आकर अपनी पत्नी के सामने वही बात रख देता। उसको अपनी पत्नी की बात पर विश्वास नहीं होता, अपनी पत्नी का फिर पिटाई कर देता है। लेकिन जब भी इधर रमेश का मूड ख़राब होता, शराब के ठेके पर जाता, वहीं पर पैक लगाता, अपने घर आता, अपनी पत्नी का राजू का नाम लेकर पिटाई शुरू कर देता है। काफ़ी ज़्यादा इधर अब आरती परेशान हो जाती है। जब परेशान हो जाती है अब एक दिन अपने आशिक राजू कुमार के पास पहुंच जाते, उससे कहने लग जाते या फिर अपने पति से हम कब से पिटते रहेंगे, अब कितने दिन तक पिटते रहेंगे, इससे हमें तुम छुटकारा दिलाओ। और जैसे यह बात राजू सुनता कहने लग जाता, ठीक हम तुमसे शादी करना चाहते, क्या तुम हमारे साथ शादी करने के लिए तैयार हो। और जैसे आरती सुनते खुद से उसे पर कहने लग जाती, हाँ चलो आज हम तुम्हारे साथ शादी कर लेंगे। और उसी बीच दोनों शादी का फैसला ले लेते हैं। शाम के टाइम इधर आरती अपने घर से फरार हो जाती है, लेकिन अपने घर एक लेटर छोड़ देती है। और जैसे शाम के टाइम इधर रमेश आता है तो उसी लेटर को पाता, उसमें लिखा होता है कि आप हमारे पीछे मत आइएगा, वह दोनों बच्चे जो होते हैं सिर्फ तुम्हारे हमारे नहीं हैं, इसीलिए दोनों बच्चों को आप ही अपने पास रखना। यह लेटर जैसे पढ़ता उसको विश्वास होता था हमारी पत्नी उस राजू के साथ भाग गई है। इधर राजू जो होता है आरती को लेकर कानपुर आ जाता है और कानपुर आने के बाद वहीं मतियापुर में जाकर एक अमित के यहाँ कमरा किराए पर ले लेता है। अमित राजपुर के यहाँ कमरा जब किराए पर लेता है वह अपनी पत्नी के साथ रहना शुरू कर देता है। काफ़ी दोनों में प्यार मोहब्बत वाली बातें की तरह अपनी ज़िंदगी बिताना शुरू कर देते हैं। ऐसे ज़िंदगी बताते 3 साल का वक्त बीत जाता है। लेकिन इधर जो होता है आरती का जो खर्चा होता है बढ़ना शुरू हो जाता है। यह खर्चा राजू की बस की बात नहीं होती है, लेकिन जब भी आरती राजू से पैसे मांगती तो इसी बीच पैसे देने से अब राजू इनकार करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से इनके बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं। राजू अपने काम पर जब भी जाता तो शाम के टाइम शराब पी कर आता, आने के बाद अपनी पत्नी के साथ जैसे हम बिस्तर होने की कोशिश करता, उसका जो शरीर होता है खोखलेपन की वजह से उसी शराब की वजह से खाखली हो गया था, जिसकी वजह से अपनी पत्नी के सामने फिर सोने लगता है। इधर आरती का जो मन होता है अपने पति के ऊपर से उपसा जाता है। आवाज़ होती है इसीलिए अपने पति से झगड़े तकरार शुरू कर देती है। आए दिन जो होता है झगड़े तकरार शुरू हो जाता है। लेकिन जहाँ पर राजू कुमार मौके पर ड्यूटी किया करता था वहीं पर उसका एक अपना करीबी दोस्त होता है निर्मल श्रीवास्तव, जो उसी का ही इलाके का रहने वाला होता है। निर्मल श्रीवास्तव से दोस्ती भी कर लेता, उसके साथ बैठकर राजू पैक लगा भी करता था और दोनों ठेके पर जाकर एक समय स्पेंड करते थे। तभी इसी बीच राजू के घर एक दिन निर्मल श्रीवास्तव भी आ जाता है। लेकिन जब निर्मल श्रीवास्तव आता तो उसी उसकी जो पत्नी होती है इधर आरती को देखने के बाद आरती को एक ही नज़र में भा जाता है। लेकिन आरती जैसी निर्मल को देखती है तो निर्मल को देखकर आरती को भी एक नज़र में वह निर्मल भा जाता है। दोनों के बीच प्यार मोहब्बत वाली उसी दिन कुछ बातें होते हैं। इसके बाद दोनों मोबाइल नंबर शेयर हो जाते हैं। अब उसी मोबाइल के थ्रू आज दिन बातें शुरू हो जाते हैं। अब यह सिलसिला बेधड़क चलना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर जैसे निर्मल देखता कि राजू अपने घर पे नहीं है तो वह आरती के घर पहुंच जाता है। पहुँचने के बाद सिर्फ कुछ बातें करता, उसी दिन मौका मिलता है
और एक दिन संबंध बना देता है और यह संबंध का सिलसिला जो था बेधड़क निर्मल और साथ में आरती के बीच चलना शुरू हो जाता है। उधर राजू को कुछ पता नहीं होता, लेकिन राजू जो था एक दिन मौके पर तबीयत खराब हो जाती है। छुट्टी लेकर अपने घर लौटता, देखता उसका दरवाज़ा तो खुला हुआ और दरवाजे के अंदर दाखिल होता है उसका बेडरूम जो होता है। उसके बेडरूम पे उसकी जो पत्नी होती है आरती और साथ में उसका जो दोस्त निर्मल एक ही अवस्था में पड़े होते हैं। तुरंत भन्ना आ जाता है, लेकिन वहाँ निर्मल फरार हो जाता है। राजू जाकर अपनी पत्नी की पिटाई कर देता है। उससे कहने लग जाता कि हमारे प्यार में क्या कमी थी जो तुम उसके पीछे भाग के गए। लेकिन आरती उस समय अपने पति का पैर पकड़ लेती है और माफ़ी मांग लेती है। कहने लग जाती है आज के बाद इस कर्म को हम दोबारा दोहराएंगे नहीं। और वहाँ राजू तुरंत ही चला जाता अपने काम पे, फिर दोबारा ध्यान देना शुरू कर देता है। लेकिन कुछ दिन बाद दोबारा आरती और साथ में निर्मल मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। फिर वैसे से चालू हो जाता है। लेकिन एक दिन फिर वही शाम का टाइम, उसी बीच आरती का जो पति होता है राजू घर पे आता है तो दोनों को एक ही अवस्था में अपने बेडरूम में पा जाता है। निर्मल और साथ में राजू का एक साथ पिटाई कर देता है। निर्मल तुरंत चला जाता है, लेकिन आरती उसी दिन के बाद फैसला ले लेती है कि आज के बाद अपने पति के साथ हम नहीं रहेंगे। दूसरे दिन निर्मल के पास जाती है, तुरंत ही उससे कह देती है कि हम तुम्हारे साथ शादी करना चाहते हैं। निर्मल हामी भर लेता है और जाकर दोनों एक मंदिर में शादी कर लेते हैं और दोनों 2 दिन तक घर लौट के नहीं आते। इधर जो होता है राजू काफ़ी ज़्यादा परेशान, सोचने लग जाता है कि हमारी पत्नी कहाँ चली गई। अपनी पत्नी की तलाशी करता शुरू कर देता है। तब एक दिन राजू होता है बाजार में टहल रहा होता है। उसी के सामने उसकी जो पत्नी होती है आरती और साथ में उसका जो दोस्त होता है निर्मल श्रीवास्तव, दोनों बाजार में एक साथ देख जाते हैं और वहीं पर जाकर अपनी पत्नी का हाथ पकड़ता अपने कमरे पर खींच के लाता है। उससे कह देता है कि तुम आज के बाद उसके पास नहीं जाओगे। और उसी समय आरती राजू से कह देता है कि हम जाएंगे तो मतियापुर ही जाएंगे अपने नए पति निर्मल के पास। और जैसी आप बात इधर जो होता राजू सुनता कहने लग जाता नया पति। आरती कह देती हाँ वह हमारा नया पति, हमने उसके साथ शादी कर लिया है। वहाँ से जो थी इधर आरती राजू से हाथ छुड़ाकर तुरंत ही मतियापुर चली जाती है। वहाँ पर अपने नए पति यानी कि निर्मल श्रीवास्तव के साथ उसके कमरे में रहना शुरू कर देती है। लेकिन जैसे 2 दिन का वक्त बीतता उसी बीत इधर राजू को रहाइश नहीं होता। सोचने लग जाता कि हमारी पत्नी ने हमें धोखा दे दिया, हमारी ज़िंदगी के साथ काफ़ी खिलवाड़ किया। लेकिन दोबारा जाता है अपनी पत्नी के पास और वह रहता है, पहुंच जाता है निर्मल के कमरे में। वहीं पर आरती होती है, उससे कहने लग जाता है कि चलो तुम निर्मल को छोड़ दोगे, हम सारे गिले शिकवे भूल जाएंगे, अपने पास रखेंगे। लेकिन आरती अपने जिद पे अड़ जाती, कहने लग जाती हम निर्मल को छोड़ के नहीं जाएंगे। राजू काफ़ी गुस्सा हो जाता, अपने घर चलाता है। आने के बाद अपने मन में तिलमिला कर रह जाता है और सोच लेता है जिसने भी हमारे साथ हमारी ज़िंदगी का खिलवाड़ किया है उसको तो हम ज़िंदगी से हटा के रहेंगे, चाहे जो हो जाए। और उसी दिन षड्यंत्र रहता है। षड्यंत्र के तहत जो होता है 26 फरवरी का वही दोपहर का लगभग 2 बजे का आसपास टाइम होता है। उसी बीच आरती के पास फ़ोन कर देता है, कहने लग जाता है कि तुम इसी वक्त हमारे कमरे पे आ जाओ क्योंकि हम तुमसे काफ़ी अर्जेंट बात करना चाहते हैं। इसके बाद दोबारा हम तुमसे मिलेंगे नहीं क्योंकि हम अपने गांव जा रहे हैं। आरती उसकी बात सुनती है, पहले तो इग्नोर करती है लेकिन काफ़ी जिद करने लगती है। लेकिन आरती उसकी बात को मान लेती, कहने लग जाती ठीक है, लगभग वही शाम को हम 4 बजे के आसपास तुम्हारे पास आ जाएंगे। कुछ ही घंटे बीतते हैं। जैसे शाम का वही 4:30 बजे के आसपास टाइम होता, आरती जो होती है इधर राजू के कमरे पर पहुँच जाती है। और जब पहुँचती है देखती है उसका जो पुराना पति होता है राजू अपने कमरे में बैठा होता है। और राजू जैसे आरती को देखता है तो खुश है, उसको कोई ठिकाना नहीं रहता। उसको विश्वास होता हमारी पत्नी अब उस निर्मल को छोड़ के हमारे पास आ गई है। और वहीं पर कुछ बातें करते हैं। लेकिन राजू जो होता है आरती से कह बैठता है कि आज के बाद तुम निर्मल के पास नहीं जाओगी। और जैसे ही इधर आरती राजू की बात सुनती काफ़ी गुस्सैल हो जाती है और दोनों के बीच झगड़े तकरार शुरू हो जाती है। इतने झगड़े तकरार शुरू हो जाते हैं राजू जो होता है उसी समय आरती के गले में दुपट्टा जो लगा होता है उसको जोर से खींच लेता है, जिसकी वजह से आरती वही मौत की नींद में सो जाती है। सोने के बाद उसके बॉडी को तुरंत ही खींचते हुए ले जाता है जहाँ पर निर्मल का कमरा होता है। उसी कमरे में ले जाकर आरती की बॉडी को डंप कर देता है। तुरंत ही निर्मल श्रीवास्तव को फ़ोन कर देता है कि तुम्हारी पत्नी या हमारी पत्नी उसकी मौत हो चुकी है। आरती के जैसी आवाज़ निर्मल सुनता काफ़ी सन से रह जाता और वहाँ से राजू फरार हो जाता ताला लगा के। और निर्मल जो होता उसी समय अपने मकान मालिक अमित को फ़ोन कर देता, लेकिन अमित जो होता इसकी सूचना जाकर थाना प्रभारी को दे देता है। लेकिन वाकई में दोस्तों पुलिस के सामने जो सच्चाई निकल के आता है, इसी में पुलिस की जो टीम होती है तो राजू कुमार को अपने कस्टडी में लेने के बाद ले जाकर वहाँ के कोर्ट पेश कर देते हैं। कोर्ट में राजू कुमार के ऊपर काफ़ी गंभीर धारा मुकदमा दर्ज करके ले जाकर हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे भी डाल देती है। दोस्तों हम इस घटना का सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है, बल्कि आपको यह बताना कि आप जहां भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें। दोस्तों फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो लेकर, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।